जयराम मातो जिस तरह से छात्रों का आंदोलन किया, युवाओं का, मैं समर्थक रहा हूं। वो मुझे गुरु मानते हैं, मैं उसको शिष्य के रूप में आशीर्वाद दिया हूं कि आज के पीढ़ी में युवा शक्ति सचमुच में न सिर्फ समाज का बल्कि युवा शक्ति राष्ट्र का ऊर्जा शक्ति होता है। मैं जब स्टूडेंट लीडर हुआ करता था और डॉक्टर AR किदुई बिहार के गवर्नर 1983 में घाटशिला कॉलेज में हमको सर्वश्रेष्ठ एक आदर्श विद्यार्थी नाम से छात्रश्री का उपाधि मुझे मिला है। राज्यपाल ने मुझे एक विद्यार्थी के नाम से छात्रश्री उपाधि दिया। उस समय हमने जाना है द स्टूडेंट इज टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। द स्टूडेंट इज टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। माने आज के जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, युवा शक्ति है, वो कल के भारत के नवनिर्माण के कर्णधार होते हैं। लेकिन साथ साथ अगर राजनीति करना है, ये भी शिक्षा देने की जरूरत है युवा शक्ति को। द एजुकेशन विथ कैरेक्टर एंड पॉलिटिक्स विथ आइडियोलॉजी। विदाउट आइडियोलॉजी पॉलिटिकल सर्वाइव नहीं कर सकता है। यहाँ पर या तो गांधीवादी विचारधारा है, या समाजवादी विचारधारा है, या मार्क्सवादी विचारधारा है, या कोई उग्रवादी का कोई माओवादी विचारधारा। मैं माओवादी विचारधारा के आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये मुद्दा भी नहीं लाना चाहता हूँ। विचारधारा की माओ सेतुंग के माओ विचारधारा है, और कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद लेनिनवाद है, गांधी जी का गांधीवाद है, समाज लोहियावाद गांधीवाद है। क्या झारखंड में कोई विचारवाद है कि नहीं, कि विवाद ही विवाद है? जयराम मातो जो युवा पीढ़ियों को आंदोलित किया, इसका मुद्दा शुरू कहाँ हुई? इसका मुद्दा 2021 में शुरू हुआ कि झारखंड में भोजपुरी भाषा नहीं चलतो, झारखंड में महंगी भाषा नहीं चलतो, झारखंड में आरी बिहारी नहीं चलतो। तो मैं कभी भी आरी बिहारी का स्लोगन नहीं दिया। आज मैं किसी को भारत के किसी भी नागरिक किसी राज्य में रह सकता है, इसका मौलिक अधिकार में आता है। किसी भी भारत के नागरिकों को आरी बारी बोलना उचित नहीं है। भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए, चाहे भोजपुरी भाषा हो, चाहे कोई या बांग्ला भाषा, उड़िया भाषा हो। हमारे भारत देश के संविधान में 8वीं अनुसूची है, जिसमें 24 भाषा को मान्यता मिला है। संताली भाषा भी 2023 में 8 शेड्यूल है। हमारा इंडियन करेंसी में अभी तक 15 को भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। जो नोट है 10 टका का, 100 टका का, 500 टका का, उसमें 15 किसी को बंगाली भगाओ, बिहारी भगाओ, क्यों? ये नफरत की राजनीति, ये जो नौजवान का से बू आती है, बहुत गलत बात है। जयराम मातो जो राजनीति कर रहे हैं, इसमें कहीं कलेक्टिव लीडरशिप नहीं दिखता है, कहीं से भी कलेक्टिव डिसीजन नहीं आता है, और कहीं से भी कलेक्टिव निर्णय नहीं आता है। हमारा आजसू के समय में वर्कशॉप होता था, लीडर्स को तैयार किया जाता था, और ये मंत्र था, मूल मंत्र, सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व। ये जयराम मातो वन मैन शो है। साउथ इंडिया में एगो फिल्म है रजनीकांत का एगो फिल्म है, वो अकेले सिंगल लीडर है, वो गाड़ी में चढ़ दिया, वो भाषण दिया। ये वन मैन शो डेंजरस थिंग है। लोकतंत्र में सभी वर्गों को लेके चलना है। लोकतंत्र में हिंदू मुस्लिम में विभेद नहीं करना है। सेकुलर संविधान तो सेकुलर हमारा सिद्धांत, और सबको ले चलना है। केवल कुर्मी महतो को लेके, एक समुदाय को लेके हम राजनीति करें और आदिवासी को नफरत का बीज बो दे, हिंदू को लेके चले और मुसलमान के विरोध में हम आग उगले, तो ये राजनीति ना झारखंड में चलेगा, ना राष्ट्रीय स्तर में भारत की राजनीति में टिकाऊ होने वाला है। तो बेसरा जी, इसका मतलब ये है कि जयराम मातो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता गलत है, क्योंकि आप उनके गुरु, आपने बोला कि मैं उनका गुरु भी हूँ, वो शिष्य की तरह है, तो क्या आपने उनको समझाया नहीं कि सही रास्ता क्या है? वो हम जब समझाने लगा है तो हमको सुझाव दिया कि हमको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अब राजनीति में कोई संन्यास लेता है क्या? जितना भी विद्वान होता है, उम्रदार आदमी किताब लिखता है, कवि, लेखक, फिलोसोफर, सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, मुख्यमंत्री का सलाहकार, ठीक है,
तो जो परिपक्व है, जो आज मेरा 70 साल हुआ नहीं है, तो 70 साल हो गया तो मैं रिजेक्टेड हो गया क्या, आउटडेटेड हो गया क्या है? नरेंद्र मोदी हमसे ज्यादा उम्रदार आदमी है, अमित शाह हमसे ज्यादा उम्रदार आदमी है। तो उम्र जो है ना, अनुभव का पहचान होता है, अनुभव अलग है। एमएलए बनने का अनुभव, झारखंड आंदोलन को राजीव गांधी से एकॉर्ड करना, टेबल टॉक करना बूटा सिंह से मेरा अनुभव रहा है। ज्योति बसु से टेबल टॉक, झारखंड का बृहद झारखंड, जेबी पटनायक भुवनेश्वर से बात करना, लालू यादव से टॉक करना, इस तरह से एक अनुभव आदमी उस टीम में नहीं है। जयराम महतो के साथ हुल्लड़बाजी ज्यादा है और परिपक्वता का अभाव है। 99% युवा ये नहीं जानता है कि भारत देश किस संविधान से चलता है। 99% युवा केवल ये जानता है कि यहाँ पर 1932 का चलतो, तो 1932 का चलतो, हम बोले हमारे कोलान में 1964 का चलतो। तो अलग अलग जिलों में, झारखंड में 24 जिला है, 5 प्रमंडल है, तो अलग अलग समय में अलग जिलों में अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है। 1932 का खतिया गवर्नर है, मैंने गवर्नर, ये महामुहिम गवर्नर फाइल को लौटा चुके हैं। वर्तमान जो राज्यपाल है वो दूसरी बार विधानसभा में पारित किया, हेमंत सोरेन है, तो उसकी सरकार भी, उसका भी विधि विभाग ने कहा ये मानक नहीं है, सर्वमान्य नहीं है, विधानसभा माने संविधान सम्मत नहीं है। 1932 को खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को खारिज कर दिया गया है। तो फिर भी इस बार का लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी जो बना है संगठन, 1932 ही रट लगाया। लोकसभा चुनाव भी 1932 पे चुनाव लड़ा, विधानसभा में 1932 का चलेगा। इसीलिए इस तरह का परिपक्वता नहीं है, सूझबूझ नहीं है, उनके साथ विद्वान नहीं है, अच्छे सलाहकार नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉयर नहीं है, कोई साहित्यकार नहीं है, कोई वरिष्ठ पत्रकार नहीं है, तो हुल्लड़बाजी से राजनीति नहीं चल सकता है। मेरा यही कहना है उसके बारे में, यही मेरा ऑब्जर्वेशन है। आम आदमी पार्टी बना अरविंद केजरीवाल, तो उनके साथ किरण बेदी जैसे शुरू में रहा है, उसके बाद कुमार विश्वास जैसे कवि, गीतकार, संगीतकार था, उसके साथ एक से एक, माने प्रशांत भूषण भी उसके साथ रहा है, माने एक से एक लोग, विद्वान लोग मिलके आम आदमी बना है पार्टी, संविधान रचना किया। लेकिन ये कुछ लड़का लोग, छोकरा लोग एकजुट हुआ, एक नेता को मान लिया है, तो ये बेकार का वोट कटुआ साबित होगा आने वाला दिन में। ये तीसरा विकल्प बन नहीं सकता, किसी एक कौम को लेकर के पार्टी नहीं बन सकता। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल को भी ले चलना होगा। वोट की राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स नहीं हो सकता, बिहार जैसे जातिवाद नहीं हो सकता। झारखंड में जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो, बीरी माने भीतरी बाहरी मत बोलो, जय झारखंड बोलो, भीतरी बाहरी मत बोलो, सबको लेकर चलो, भोजपुरी का विरोध मत करो, अपना भाषा को भी लागू करो। मेरा स्पष्ट सिद्धांत, ये विचारधारा सिद्धांत जयराम महतो के नेतृत्व में युवाओं में ये नहीं दिखता है। भेदभाव है, अभी से भीतरी बाहरी करके लड़ाने का ये आ रहा है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलता। लेकिन अब जिस तरह की सियासत चल रही है बेसरा जी, यूट्यूब के भरोसे या सोशल मीडिया के भरोसे फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। अब लोग जो विधानसभा, लोकसभा जो चुनाव हुआ उसमें आपने देखा कि अच्छी वोट की संख्या अच्छी खासी रही, तो इसको किस तरह आगे कंटिन्यू, क्या आपको लगता है कि जयराम महतो जैसे नेता आगे इसको कंटिन्यू बरकरार रख पाएंगे, इंटैक्ट रख पाएंगे, या फिर ये बिखर जाएगा? अभी एक चीज बता रहे हैं, 3.5 लाख वोट लाए या 4 लाख वोट लाए, लेकिन जीत तो नहीं हुई। आखिरकार किसको रोका? आखिरकार वहां पर जो रोका गया ना, वो तो जेएमएम का प्रत्याशी था ना, महागठबंधन के, क्या नाम, क्या महतो, ये गिरिडीह से मथुरा महतो। मथुरा महतो हारने का कारण जयराम महतो है। अगर जयराम महतो वोट नहीं काटता तो मथुरा महतो महागठबंधन जीतता कि नहीं? जी।
तो बीजेपी गठबंधन जीतने का कारण जोराम महतो है ना। ये जीत जाता तो अलग बात था। ये बोलता हम इतना वोट लाया। अरे तुम इतना वोट लाया, तेरे वोट के खातिर तो महागठबंधन हार गया ना। मथुरा महतो जेएमएम का कैंडिडेट हार गया ना। बीजेपी गठबंधन जीत गया ना। ये उस दृष्टिकोण से देख रहा कि हमको 3.5 लाख वोट आया, नहीं, आप वोट कटवा साबित हो गए। महागठबंधन मथुरा महतो जीतते, आपका वोट काटे, तो आप तो वोट काटने का काम किया भाई। तो अब लौटते हैं फिर पुरानी बात पर। जयराम तो एक एपिसोड है, वो लंबा अभी चलेगा राजनीति में, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि युवा है, उनके साथ कई लोग जुड़ते जाते हैं, युवाओं में ऐसा होता है। लेकिन अब पुरानी बात करते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी सूर्य सिंह बेसरा को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानती जितना कि जानना चाहिए। दूसरी बात कि आजसू पार्टी नई पीढ़ी को, यानी जो नए युवा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या अभी वोट देने वाले, उनको कैसे मालूम चलेगा आजसू कैसे बना। आप बताएं कि 1986 में आजसू का निर्माण कैसे हुआ, आप आजसू से अलग कैसे हुए? ऐसा है ना कि मैं 1986 में संथाली में एमए पास करता हूं। जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत। मैंने शुरू में कहा, मेरा गुरु जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, कुलपति थे रांची विश्वविद्यालय के, और 9 भाषा के विभाग के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो डॉक्टर बीपी केसरी थे। मैं वहां से निकला 86 में संथाली में एमए पास करने के लिए। उस समय अखबारों के सुर्खी में आया नॉर्थ ईस्ट का छात्र आंदोलन, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आसू, जिसमें 85 में प्रफुल्लो महंतो चीफ मिनिस्टर बना और भृगु फुकन गृह मंत्री बना। वहां पर छात्रों की सरकार, भारतीय राजनीतिक क्षितिज में पहली बार नॉर्थ ईस्ट से, पूर्वोत्तर से छात्रों की राजनीति का सूर्य उदय हुआ और वो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आंदोलन किया और राजीव गांधी प्रधानमंत्री से वो विदेशी मुद्दों को लेकर एग्रीमेंट किया। 1985 में एग्रीमेंट हुई, आसाम में चुनाव हुआ, तो आसाम में वो नई पार्टी मार्च किया, वो आसाम गण परिषद बना। आसाम गण परिषद बहुमत में जीत गए और उस समय कोई भी शादीशुदा नहीं था। प्रफुल्लो महंतो बैचलर था, भृगु फुकन बैचलर था, मुख्यमंत्री एमएससी का स्टूडेंट, एमकॉम का स्टूडेंट भृगु फुकन, मंत्रिमंडल में सब बैचलर, कुंवारा था, स्टूडेंट था। मुझे प्रेरणा मिली तो मैं आसाम चला गया। तो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आसू के तर्ज पर मैं जमशेदपुर में, मैं 86 में 22 जून 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू बनाया। आजसू बनाने के बाद वहाँ प्रेसिडेंट बना प्रभाकर तिर्की रांची से, और मैं बन गए महासचिव, कमेटी बनी। फर्स्ट टाइम हम लोग तत्कालीन केंद्र सरकार, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बूटा सिंह होम मिनिस्टर, और राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के बाद वेंकट रमन राष्ट्रपति थे। हम लोग दिल्ली जाकर प्रभाकर तिर्की और मैं दोनों, प्रेसिडेंट महासचिव दोनों दिल्ली गए और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, गृह मंत्री बूटा सिंह को और राष्ट्रपति जो है ना उनको, वेंकट रमन जी को मेमोरेंडम दिया कि अल्टीमेटली आपको झारखंड अलग राज्य बनाना है। इस बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो की हत्या दिन दहाड़े 8 अगस्त 1987 को टाटा कंपनी के चामरिया गेस्ट हाउस में 12 बजे करीब उनकी कांग्रेस के गुंडा द्वारा मारा गया, हत्याकांड हुई। उससे जन आक्रोश बढ़ा, विद्रोह की बादल मंडराने लगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड में जल रही थी आग, उसको पानी डालने का काम किया, समझौता का काम किया। आजसू उग्र हो गए, गरम दल बन गए और उस आग में घी डालने का काम किया और उग्र तेवर को लेकर के हिंसक गतिविधि में उतार हुआ गया और लगातार आंदोलन करते करते 1989 में मेरे नेतृत्व में, प्रभाकर तिर्की के नेतृत्व में आजसू ने
72 घंटा झारखंड बंद किया 1989 में। वो बंद इतना असरदार रहा कि करीब 15 दिन तक रेल यातायात ठप हो गया, सड़क यातायात ठप हो गया, कोयला लोहा बंद हो गया। और तब देखते ही गोली मारने का आदेश बिहार सरकार ने किया, बंगाल सरकार ने किया, उड़ीसा सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, चारों राज्य सरकार एक हो गए और हम लोगों को प्रताड़ित करने लगा। इस बीच में वार्ता के लिए न्योता आया बूटा सिंह का और हम लोग दिल्ली चले गए, मेरे नेतृत्व में 5 प्रतिनिधि। और 1989 में पहली बार झारखंड आंदोलन के इतिहास में आजसू और भारत सरकार के साथ झारखंड वार्ता हुआ। कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं। तो ये तो आजसू का इतिहास है। आज जो झारखंड अलग राज्य बना ये आजसू का करामत है, थोड़ी कोनो झारखंड पार्टी का, थोड़ी कोनो झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन का। अरे शिबू सोरेन तो 3.5 करोड़ रुपया में झारखंड आंदोलन को बेच दिया था 1993 में। कहां से झारखंड को अलग राज्य किया शिबू सोरेन? वो तो सौदेबाजी किया, 3.5 करोड़ रिश्वत का तिहाड़ जेल यात्रा कर चुका है। सीबीआई उसको धर पकड़ा था, तिहाड़ जेल का सजा हो चुका है उनको। वो तो झारखंड आंदोलन को बेचने सौदाबाजी करने का। झारखंड अलग राज्य हुआ है तो सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू का उग्र आंदोलन, बोडोलैंड, गोरखालैंड, उस आंदोलन को पछाड़ते हुए 1989 में 72 घंटा झारखंड बंद में रेल पटरियां उड़ गई, पुलियां उड़ गया, झारखंड में आग लगने लगी। तब केंद्र सरकार वार्ता के लिए हमारे साथ दिल्ली वार्ता हुई है। ये तो आज के युवा पीढ़ी को इस इतिहास से प्रेरणा मिलना चाहिए। यही मेरा संदेश युवा पीढ़ियों के लिए है। तो आज सुदेश महतो की एंट्री कैसे होती है और आप कैसे फिर आजसू से अलग हो जाते हैं, ये भी हम लोग जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। सुदेश महतो सिल्ली एरिया में साधारण कार्यकर्ता थे, सिल्ली प्रखंड एरिया में। और 95 में आजसू में एंट्री होता है। साधारण सदस्य ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के थे 95 में। बाद में 5 साल के बाद वो लीडर डेवलप किया, सिल्ली एरिया में काम किया, उनको जेल भी जाना पड़ा, केस भी झेलना पड़ा। और बाद के दिन में 2000 में चुनाव लड़ा, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के समर्थन से उसका बैनर, उसका पोस्टर हम लोगों के समर्थन से, प्रचार प्रसार से सुदेश महतो सिल्ली से जीत गए। लेकिन जब आजसू समर्थित उम्मीदवार के रूप में सुदेश महतो सिल्ली से विधायक चुने जाते हैं तो गुप्त रूप से गलत एफिडेविट दर्ज करके भारत निर्वाचन आयोग को आवेदन किया और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नाम से वो दरखास्त कर दिया। और भारत निर्वाचन आयोग उसको ना जांच पड़ताल किया, ना आजसू स्टूडेंट है, ना स्टूडेंट यूनियन, ना ट्रेड यूनियन, ना सोसाइटी है, ना पार्टी है। वो आनंद फानन में उसको मान्यता दे दिया। हमने जैसे जाना, चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज किया, इंक्वायरी हुई तो 2002 में उसकी मान्यता रद्द हो गया। और 2003 में नोटिस मिला कि सुदेश कुमार महतो आप ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को गलत एफिडेविट किया, फर्जी दस्तावेज आपने पेश किया, आपका ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को रद्द किया जाता है, उसके बदले में दूसरा नाम आप प्रस्तावित कीजिए। ये 2002 पार हो गया, 3 पार हुआ, 4 पार हुआ, 5, 6, 2007 में जामशेदपुर में उन्होंने महाधिवेशन बुलाया और उन्होंने एजेएसयू आजसू पार्टी महाधिवेशन में पारित किया। और 2007 में फिर भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टी के नाम से पंजीकृत कर दिया। मतलब हमने कहा कि ब्रांडेड नेम आजसू है, आजसू माने स्टूडेंट यूनियन, नॉट पॉलिटिकल पार्टी, नॉट ट्रेड यूनियन, नॉट कोई सोसाइटी। आजसू माने स्टूडेंट यूनियन। तो आजसू को राजनीतिक पार्टी में क्यों भजाने जाओगे? यही बात है कि वो दोहरी नीति की राजनीति कर रहे हैं। हर साल ये 2007 से दो बनाते हैं। ये आजसू पार्टी के नाम से 22 जून को स्थापना दिवस मनाते हैं। भाई 22 जून तो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का स्थापना दिवस है ना। वो तो सूर्य सिंह बेसरा उसका जनक है, उसका जन्मदाता है, उसका संस्थापक है। फिर आजसू पार्टी आजसू का स्थापना क्यों मनाएगा? अगर स्थापना दिवस मना था तो 2007 में आजसू पार्टी का मनाते, आजसू का क्यों मना रहा?
इस मामले को लेकर के हम हाईकोर्ट जाने वाले हैं। ये हेजेक किया है आजसू के नाम से राजनीति का रोटी सेक रहा है और चुनाव आयोग को आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है और ये अपना राजनीतिक उल्लू सीधा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ये फोल्डर में मिक्स हो गया। बीजेपी का बी टीम के साथ 2000 से बीजेपी का बी टीम के साथ काम कर रहा है। झारखंडी जनमानस आदिवासी विरोधी है बीजेपी मानसिकता, बीजेपी पार्टी, और ये जो है ना अपना भंजाने का काम करता है, बीजेपी के साथ अलायंस नीति का रोटी सेकना चाहता है। ये तो भंडाफोड़ हो जाएगा जब उनका आजसू पार्टी का नाम रद्द हो जाएगा तब। तो मनीष, इसमें सूर्य सिंह जो बता रहे हैं पूरे विस्तार से, कई लोगों को, हमें भी कई नई जानकारी मिली है इस आपसे बातचीत के जरिए। तो मनीष, इसको आगे सूर्य सिंह बेसरा जो बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी जो असली नहीं है, एक तरह से उन्होंने गलत तरीके से अपनी पार्टी बना ली। सुदेश महतो ने जो किया या उनका जो वोट बैंक है अब बीजेपी के साथ है, जैसा सूर्य सिंह भी बोल रहे हैं कि वो आदिवासी विरोधी बीजेपी है और सुदेश महतो उनके साथ है। जिस तरीके से मंत्री नहीं बनाया गया चंद्र प्रकाश चौधरी को, वो क्या मान सकते हैं कि सुदेश महतो की कमजोरी की वजह से नहीं बनाया गया, या आजसू अगर सूर्य सिंह बेसरा जैसे कद्दावर नेता के हाथ में या उनके नेतृत्व, उन जैसे लोगों के नेतृत्व में रहता तो आज आजसू की ये स्थिति नहीं होती कि उनको मंत्रिमंडल में जगह के लिए इंतजार करने के लिए कहा जाना पड़ता है। जो मंत्रिमंडल में जगह नहीं देने की बात है या एक तरीके से बीजेपी की बी टीम की बात है, तो उसके लिए तो सुदेश महतो खुद जिम्मेदार है। उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति देखी और उनको लगा कि इस बार उनकी नैया बीजेपी के बिना पार नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में भी हमने गिरिडीह में देखा कि अगर गिरिडीह सीट अगर आजसू पार्टी जीत के आई है तो वो उसमें बीजेपी के वोट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, उसका असर उस चुनाव में दिखा। और एक समय जब ये लग रहा था कि लड़ाई में चंद्र प्रकाश चौधरी पिछड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री खुद आए और उन्होंने चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए वोट मांगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को यह था कि इसमें अगर ये सीट लूज होती है तो वो एनडीए की सीट लूज होगी। कहने के लिए आजसू पार्टी की हार होगी, लेकिन हार होगी एनडीए की। तो वो उस हिसाब से उन्होंने उस सीट पे एक तरीके से कहा जाए मेहनत किया और अपने बीजेपी के वर्कर जो नाराज थे गिरिडीह में उनको मोटिवेट किया और उनको क्या उसका चुनाव परिणाम पर उसका असर भी दिखा कि जिस तरीके से आजसू पार्टी वहां पिछड़ी हुई थी तो वो बाद में एक अच्छे मुकाबले में आजसू पार्टी की जीत हो गई। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कोई दो राय नहीं कि सुदेश महतो की मजबूरी बन गई है बीजेपी, और बीजेपी की मजबूरी अभी सुदेश महतो नहीं बने हैं, क्योंकि सुदेश महतो पिछली बार जिस तरह से अलग होकर 2019 में चुनाव लड़े तो बीजेपी ने एक तरीके से उससे सबक भी लिया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये मैसेज भी देना चाहिए कि देखिए अब जो है वो आजसू पार्टी की मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी की मजबूरी नहीं, क्योंकि जिस तरह के पहले ये माना जाता था कि खास तौर पे कुर्मी वोटर जो है वो सुदेश महतो शिफ्ट कराने की कैपेसिटी रखते थे, तो वो उस कैपेसिटी में कमी आई है जयराम महतो के एंट्री के बाद। जयराम महतो ने जो जिस तरीके से सेंधमारी की है आजसू पार्टी के वोट बैंक में, तो मेरा सूर्य सिंह बेसरा जी से एक उनका मैं राय जानना चाहूंगा और अपने दर्शकों तक वो राय पहुंचाना चाहूंगा कि आज जिस उम्र में जयराम महतो हैं और जिस उम्र में सुदेश महतो थे, उन दोनों की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? दोनों एक ही पैटर्न पे राजनीति कर रहे हैं या सुदेश महतो की राजनीति उस उम्र में या उस राजनीति के उस पड़ाव पे अलग थी और जयराम महतो की अलग है? उन दोनों में आप तुलनात्मक अध्ययन किस तरह से कर रहे हैं? दोनों की तुलना अगर करनी होगी तो बेसरा जी। दोनों कुर्मी नेता है, ठीक है। सुदेश महतो भी कुर्मी महतो समाज से बिलोंग करता है, जयराम महतो भी कुर्मी समाज से बिलोंग करता है। लेकिन मुद्दा जो उभरने का है, सुदेश महतो का मुद्दा है कि हमने झारखंड आंदोलन में आजसू की कुर्बानी, त्याग, बलिदान वो भंजा रहा है सुदेश महतो। और आज भी बहुत सारे लोग भी पुराने आजसू कार्यकर्ता भी सुदेश महतो से सटा हुआ है। लेकिन उनका एक तो है कि हमने झारखंड
आंदोलन को निर्णायक भूमिका अदा किया है। आजसू का नाम को भजा रहा है। चलो एक इतिहास का दस्तावेज है, वो सच्चाई भी है कि आजसू झारखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाया है। उसी तरह का ये जो जयराम महतो 2021 में भाषा का विरोध से भावना, प्रतिवाद की भावना उभरी और बाद के दिन में धनबाद से भोजपुरी भाषा, जगन्नाथ महतो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, अब ये नहीं रहे, लेकिन उन्होंने आंदोलन के दबाव को देखते हुए वो क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी भाषा को धनबाद कोयलांचल से हटा दिया। लेकिन अभी भी भोजपुरी भाषा झारखंड स्तर में जो है, आप पठन पाठन या सरकारी द्वितीय राजभाषा के रूप में भोजपुरी भाषा अभी भी विद्यमान है, पूरे संपूर्ण हटा नहीं है। तो एक तरफ से देखा जाए। दूसरा है कि बाद के दिनों में जयराम महतो जेबी केसेस जो संगठन बनाया, खतियानी संघर्ष समिति, तो खतियानी संघर्ष समिति तो कामयाबी नहीं हुआ। 1932 काल भी बोलते थे, आज भी बोल रहा है, विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनेगा। जयराम महतो के नेतृत्व में जेबी केसेस का ऐसा आंदोलन का एक उदाहरण नहीं है। सरकार को टेबल टॉक के लिए बाध्य करें, जिस तरह मेरे नेतृत्व में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 72 घंटा झारखंड बंद किया है, तमाम अवरक को, खनिज संपदा को रोक दिया और स्थिति ऐसा हो गया, जनजीवन बेसरा जी का ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम चल रही, लेकिन मनीष बेसरा जी वरिष्ठ नेता है और जिस तरीके से झारखंड के संस्थापक महासचिव रहे हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में कई तरह की पीड़ाएं हैं और उनके पास जो विद्वता है वो सुदेश महतो निश्चित तौर पर मिस करते होंगे इस वक्त, जबकि उनकी पार्टी को वरिष्ठ नेताओं की जरूरत है कि किस तरीके से अपनी पार्टी को युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का भी एक तरह से मेल रहे, आशीर्वाद के साथ चलाते रहे। तो जयराम महतो के बारे में जो भविष्य कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उन्होंने जिस तरह की बातें कही कि वन मैन पार्टी है, तो वन मैन पार्टी सुदेश महतो की पार्टी आरसू की वन मैन पार्टी है और जयराम महतो की पार्टी भी वन मैन पार्टी है। और जहां वन मैन पार्टी होता है तो एक तरीके से वहां पर कई लोकतांत्रिक चीजें नहीं हो पाती हैं। और बेसरा जी अगर आरसू से बाहर गए और उनका और सुदेश महतो का साथ छूटा, तो उसके पीछे यही था कि वो एक वन मैन पार्टी आरसू पार्टी बन गई। दूसरा जो जिसकी जेबी केएसएस की बात जयराम महतो की बात कर रहे हैं बेसरा जी, उनके साथ भी वही बातें बता रहे हैं बेसरा जी कि वो भी एक वन मैन पार्टी है। उन्होंने कहा कि वो मेरा शिष्य है। तो अगर चाह के भी अगर जयराम महतो इसको बहुत लोकतांत्रिक तरीके से करने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से सुदेश महतो ने कोशिश भी की नंबर 2 हैसियत पार्टी में चंद्र प्रकाश चौधरी की दे दी जाए, उपाध्यक्ष का पद भी दे दिया, सांसद भी बने, उनकी पत्नी विधायक भी बनी, जब चाहा तब जहां से चाहा वहां से टिकट लिया। ये सारी सुविधाएं चंद्र प्रकाश चौधरी को मिली, लेकिन उनको जनता के नजर में सुदेश महतो ने लाख कोशिश की कि उनको 2 नंबर 2 की हैसियत दी जाए, लेकिन पब्लिक के बीच में वो नंबर 2 की हैसियत कभी नहीं ले पाए। शायद इसीलिए आज जब टिकट उनको मंत्री नहीं बना, फिर भी एक लिमिट के बाद चंद्र प्रकाश चौधरी अपने विरोधियों को अपने अंदर ही दबा के रख लिया और वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुखर नहीं हो सके। ठीक उसी तरह तरीके से जयराम महतो है। जयराम महतो चाहे वो अगर चाहेगा भी, जयराम महतो अगर चाहेंगे भी कि वो अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक करे, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, बहुत चाह के भी हालांकि मनीष सिसोदिया उसमें नंबर 2 की हैसियत रखते थे और लगभग थे, लेकिन उसमें केजरीवाल का कद बहुत ज्यादा आगे था। ये अमूमन
खास तौर पे जो क्षेत्रीय पार्टियां उसके साथ ये समस्याएं हैं, इसलिए वो एक वन मैन पार्टी बन के ही रह जाएंगे। अब इस चुनाव के बाद इन दोनों की राजनीति तय होगी कि आगे क्या होगा। जयराम महतो की 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद आगे की राजनीति तय करेगी और सुदेश महतो के लिए भी वही स्थिति है। ये दोनों उम्मीदवार, मुझे लगता है दोनों नेताओं के लिए ये विधानसभा चुनाव बहुत ही जियो और मरने वाली स्थिति में होगा और दोनों ही नेताओं की राजनीतिक भविष्य जो है इस विधानसभा चुनाव पे जाके टिक गया। और जो बातें बेसरा जी कर रहे हैं वो उसका एक कानूनी पहलू हो सकता है कि, और चुनाव आयोग इन सब चीजों को देख रहा होगा कि जो उन्होंने आजसू पार्टी को लेकर उसके नाम और सिंबल को लेकर जो ऑब्जेक्शन किया है वो कितना सही है, उसमें क्या क्या किस तरह के तथ्य है, ये एक कानूनी पहलू है। लेकिन जो बेसरा जी सुदेश महतो और जयराम महतो के राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं, उस राजनीति में बहुत हद तक सच्चाई भी है कि दोनों ही पार्टियां वन मैन पार्टी बन के रह गई है, इसलिए उसके वजह से उन पार्टियों के अंदर लोकतंत्र नहीं है। और बेसरा जी से हम जाते जाते एक बात जानना चाहेंगे कि बेसरा जी, आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो की पार्टी और जयराम महतो की पार्टी, दोनों ही पार्टियों का क्या राजनीतिक भविष्य होगा और आपका क्या आकलन है, वो किस तरह का प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में कर सकते हैं या करेंगे? उनका नेटवर्क थोड़ा दिक्कत चल रहा है मनीष, तब तक हम कुछ कमेंट्स जो आ रहे हैं। प्रदीप बोकारो से लिख रहे हैं, जेबी केएसएस जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। वो अपने पार्टी के नेता को जयराम बहुत नहीं, वोट कटवा नहीं है, जेएमएम के चलते जयराम हारा। एक पक्ष ये भी है कि जेएमएम अगर का वोट नहीं मिलता मतलब उसको हीरो बनाने की कोशिश है। किसके चलते जीतते, इसका मतलब यह तो नहीं कि जयराम महतो को चुनाव से रोका जाए। यह बातें क्यों नहीं करते कि 2-3 पार्टी मिलकर जयराम जी को हरा पाए। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी है, रतन महतो का यह है। इनामुल अंसारी लिख रहे, टाइगर नेक्स्ट सीएम झारखंड। और हम इस पर भी बातचीत करेंगे, जिस तरीके से उनके समर्थकों को लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो, तो किस तरीके से मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि समर्थक बहुत बड़ी संख्या में उनके और उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सुनील कुमार है उसमें, कई लोग जो है, कुछ लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। मनीष, तो सूर्य सिंह बेसरा का नेटवर्क नहीं रहा ठीक, लेकिन उन्होंने इससे जो भी 45-40 मिनट में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और नई पीढ़ी के लिए जो आजसू मतलब सुदेश महतो समझते हैं वो नहीं है, बल्कि आजसू की कहानी कुछ और है, लंबी कहानी है। संस्थापक सदस्य रहे हैं, विद्वान भी है, तमाम तरह की उनके पास, जैसा कि वो खुद बताया कि कोर्ट में साथ में बैठे ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट रमन के साथ 72 घंटे ऐतिहासिक बंद था वो। इसमें कोई ऐतिहासिक दस्तावेज है इस बात के सबूत है कि जो आजसू ने बंद किया था 1989 में 72 घंटे का, वो ऐतिहासिक बंद था। देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई थी उन 15 दिनों के अंदर। कोयला यहाँ से नहीं जा रहा था, तमाम तरह की दिक्कतें आई। उसके बाद ही एक तरह से आंदोलन झारखंड का उग्र होता गया। तो उग्र आंदोलन के लिए जाना जाता है आजसू। तो कई कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और नए विषय के साथ मनीष फिर हम लोग जुड़ेंगे। तब तक सूर्य बेसरा जी को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने समय दिया। मनीष, आपका भी शुक्रिया। हमारे दर्शकों से भी गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। और कमेंट्स अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उनको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे और आपसे सीखने को भी मिलेगा। जोहार।